गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप में से बिल्कुल फर्स्ट क्लास किसकी है बताइए। कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है, मेडन क्लास है आज? गुड मॉर्निंग भाई। दीक्षा चौहान, ललित शर्मा। ठीक है, बताइए आप लोग में से आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास किसकी है? कोई नहीं है। चलिए ठीक है, SS22 फर्स्ट बैच से कौन कौन है? सोनिया, दीक्षा, लविश, श्रेय। चार लोग हो गए। प्रशांत पांच। बेटा पांच लोग तो, इसमें से छह लोग पार्टिसिपेंट में से पांच लोग फर्स्ट बैच से। अच्छा, SS22 सेकेंड बैच से कौन है? शिखर 22 सेकेंड बैच से कौन कौन है जिसने सेकेंड बैच में मेरी क्लास अटेंड की हो? बेटा अभी जो पार्टिसिपेंट है इनमें कौन कौन से है? इसमें जो अभी जितने लोग, सिक्स लोग हैं पार्टिसिपेंट, अभी कितने दिखा? हाँ, छह लोग पार्टिसिपेंट हैं। आप छह में से SS22 सेकेंड बैच से कौन है? कोई नहीं है, सारे के सारे फर्स्ट बैच से ही, मतलब दैट मीन्स। बेटा रिप्लाई करो तभी तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलूंगा ना पढ़ाने की पे। सर प्रदीप है पर वो बोल नहीं। अच्छा, प्रदीप को छोड़कर बाकी सारे फर्स्ट बैच से हैं। प्रदीप कौन है? बेटा प्रदीप अपना माइक अनम्यूट करो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो SS22 सेकेंड बैच में जो यहाँ तक हुआ था, हमने अभी तक वाई मैप की ओर पढ़ा था SS22 में। और जो 22 का सेकेंड बैच, सॉरी फर्स्ट बैच में तो काफी हमने पढ़ लिया था। जो सेकेंड बैच है उसमें हमने अभी तक सिर्फ वाई मैप तक पढ़ा, जैसे तीन चार लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, जिसको भी अभी जो भी आज का बैच ज्वाइन किया है, जिसमें अभी पहले 10-15 मिनट हम ये रखते हैं कि जिसको कुछ भी पूछना हो पुराना। ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्सअप था, कुछ IIT के बच्चे थे, ऑब्वियस सी बात है उनकी मैथ और कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल की स्लो होती है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल मैंने उसमें थोड़े ज्यादा कराए। तो वाई मैप से पहले वाई मैप तक जैसे मोल निकालते हैं, यहाँ तक अगर किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई चाहता है कि न्यूमेरिकल में कुछ और एक्स्ट्रा करवा दूं अगर आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, या मैं वाई मैप और इससे आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आपको बताऊं, फिर आगे धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। प्रदीप उपाध्याय, आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ठीक है, रिप्लाई कीजिए भाई। अगर आप लोगों को किसी को कुछ नहीं पूछना है, इसका मतलब मैं आगे चलूं। जो वाई मैप मैंने कराया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, मैंने अभी SS22 फर्स्ट बैच में भी ठीक से नहीं बताया था, लेकिन सेकेंड बैच में मैंने काफी डिटेल से बताए थे। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, चलिए मैं फिर वहीं से स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने से। ठीक है, जिस भी बच्चे को जहां भी किसी पॉइंट में डाउट लगेगा वो पूछ लेगा। जिसको थोड़ा फर्स्ट बैच में थोड़ा पढ़ चुका है तो थोड़ी देर बेटा शांत रहेगा, ताकि मैं बाकी बच्चों को समझा सकूं। एक दो लेक्चर में मैं सबको पैरेलल ले आऊंगा। ठीक है, सबको बराबर कर दूंगा एक दो लेक्चर में। आइए कि न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चाहूंगा चेंज हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि दोनों बैच में जो न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो मैंने कराए हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रिपीट करूंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, तो मुझे सर ने बताया कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, आप लोगों को वीडियो लेक्चर भेजा गया था देखने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। मैं कुछ एग्जांपल बस कराऊंगा टॉपिक कवर करते हुए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और एक से डेढ़ लेक्चर में मैं जितना भी जिसका छूटा हुआ है वो सब कवर कर दूंगा। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एल्यूमिनियम +3 है, एक एल्यूमिनियम है, देन फास्फोरस, देन PO4 3-, देन आपका है SO4 2-। आपको इन पांचों में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों बैच में मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एग्जैक्टली होते क्या है। थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ, अगर किसी को कुछ थोड़ा सा अनक्लियर हो तो। हमारे पास ऐसे का सपोज कोई एक एलिमेंट है, उसको इस टाइप से लिखा हुआ है X Z and M। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा मास नंबर है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आता है हमारे, वो आता है हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, यदि अगर न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके बराबर आएगा, और अगर चार्ज है, चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितने प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उससे माइनस जितना चार्ज की वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निगेटिवली चार्ज पे निकालोगे तो जितने प्रोटॉन होंगे उससे प्लस करना है आपको निगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए पहले पार्ट में आंसर बताइए। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27 एल्यूमिनियम का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31। बाकी ऑलमोस्ट आपको पता है सारे। चलिए एल्यूमिनियम का आंसर कीजिए।
13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन। चलिए फिर दूसरे वाले पार्ट का आंसर दीजिए, मैं लिख रहा हूँ पहला। आपका 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। अब जितने चार्ज लगा हुआ है यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे माइनस चार्ज की वैल्यू। तो 13 प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन से 3 निकाल लिए, कितने बचे? 10। चलिए सेकंड वाले का, थर्ड वाले का आंसर। इसका आपका आएगा 15 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन एंड 15 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये आपने सबने सारा नोट कर लिया है, फिर आगे चलें। इसको मिटा देना होगा। देखिए अब जब मॉलिक्यूल की बात आएगी तब हर एक आइटम को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर सबको सम करेंगे। तो PO4 3 माइनस में हमारे पास दो आइटम है, एक फास्फोरस भी है और एक ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो फास्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 15। ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 8। तो हमारे पास फास्फोरस एक है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 15 इसके प्लस 32 इसके। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए मॉलिक्यूल में? 47। ये प्रोटॉन की बात हुई अभी। अब आता है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन फास्फोरस में टोटल कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 16। एटम कितने हैं? 1, यानी 16। ऑक्सीजन में टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 32। दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 48।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए PO4 3 माइनस में कितने आएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन। कैसे? हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन फास्फोरस में है वो लिख दिए, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 प्लस 32 टोटल 47। चार्ज कितना? -3 का। तो अगर माइनस का चार्ज बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो 47 और 3 जोड़ दिए, टोटल कितना हो गया? 50। सर SO4 2 माइनस बताइए। प्रोटॉन 48, न्यूट्रॉन 49, 48, 59। देखिए मैं बताता हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक वेट होता है 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक वेट होता है 16। लास्ट नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो 16 प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय एक एटम दैट इज इक्वल टू 16। और अगर ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? 8 into 4 दैट इज इक्वल टू 32 यानी 48। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, न्यूट्रॉन आपके हैं इसमें, क्योंकि सल्फर में अगर न्यूट्रॉन काउंट करोगे तो कितना आएगा? 16 और ऑक्सीजन में काउंट करोगे तो कितना आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 48। और दो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 50। ठीक है, डन। नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ Al plus 3 आइटम। दूसरा वर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन in 30 ग्राम ऑफ U3 - 2। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए। फर्स्ट पार्ट में DNA। तो ये दोनों पार्ट के आंसर क्या है?
फर्स्ट पार्ट आंसर थी है नहीं, एक दो लोग का है, तो बाकी लोग का आंसर क्या है? ट्वेंटी नाइन। बेटा बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर सब कुछ आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर आंसर कीजिए ताकि मुझे पता तो चले एटलीस्ट आपको कितना आता है। ऑनलाइन में आप रिप्लाई नहीं करेंगे फिर मुझे पता कैसे चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ नहीं आ रहा है तो आप पूछिए ना क्या, तब उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे फिर फायदा क्या है वो आपका बैच सेपरेट करने का? आप लोग ना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा था जिसको नहीं आ रहा, सोनिया चौधरी, आप ना माइक अनम्यूट कीजिए। तो माइक अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो सोनिया आप ऐसे टेक्स्ट में बताइए, पिछले क्वेश्चन में पिछला जो पार्ट था, जो चार पांच मैंने पार्ट कराए थे वो आपको समझ में आए थे? ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपसे? या जो क्वेश्चन दिया फर्स्ट नहीं हुआ? देखिए आप पिछले पार्ट और इस पार्ट में डिफरेंस कुछ नहीं है आपका, ठीक है। आपसे जितने न, पहले हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लेते, अब एक मोल मॉलिक्यूल एटम के लिए मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, बस बात खत्म। तो सबसे पहले Al+3 के एक एटम अगर हम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एटम लेते हैं, तो बताइए Al+3 के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर हमने Al+3 का केवल एक एटम लिया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बेटा आप लोग ना स्लो क्यों रिप्लाई करते हो? आपने वही जब मैं लिखा रहा था तभी आपने पूछा होता, मैं बता देता। आपने उसी टाइम पूछा होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता। चलिए आप, हाँ सोनिया जल्दी, आपने क्या बताया? 13। बेटा एक एल्यूमिनियम+3 एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। पिछले पार्ट में भी मैंने क्या बताया था? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जो जितना अगर न्यूट्रल होता है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और चार्ज नेगेटिव है तो ऐड करना है, ठीक है। मैं इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोबारा बता रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा। आप लोग टॉपिक खत्म होने के बाद में दोबारा डाउट पूछते हो, और मैंने इतना स्लो पढ़ाया था, आपको उस पॉइंट में पूछ लेना चाहिए था मुझसे रोक करके। आप टेक्स्ट तो कर ही सकते हो ना, नहीं समझ में आया, छोटा सा ही तो टेक्स्ट है इतना। ठीक है चलिए, एल्यूमिनियम+3 है, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। हाँ 10 यानी आंसर सही है, ठीक है।
देखिए मैंने क्या कहा, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर, अब लिख लीजिएगा कॉपी में, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं यदि न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें भी छोटी सी बात है, आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे ये नहीं पता चला। अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है एल्यूमिनियम का 13 है, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे 13। मास नंबर आपको पता है 27 आएंगे, तो अगर प्रोटॉन 13 है तो न्यूट्रॉन बचे हुए न्यूट्रॉन हो गए यानी 14। अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी कितने होंगे 13। अगर चार्ज लगा दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में से सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। नेगेटिव चार्ज लगाया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं यानी प्रोटॉन से ज्यादा हो गए हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज लगाया है दैट मींस जितने थे उससे कम हो गए हैं। ये 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अभी तो कुछ बताया भी नहीं इसमें इतना डिटेल में। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 है, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस 3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 एटम एल्युमिनियम प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो 1 मोल एटम कितने आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, Na के बराबर, दैट मींस आंसर कितना आएगा 10 Na इलेक्ट्रॉन। चलिए सेकंड एग्जांपल का आंसर बताइए। सेकंड पार्ट का 30 प्रोटॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक दो बच्चों का आंसर है, बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई। बेटा मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है यार, सवाल तो पढ़ लो ना, मैंने पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 30 ग्राम ऑफ CO32 माइनस, आप क्यों प्रोटॉन बता रहे हो। मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है 30 ग्राम ऑफ CO32 माइनस में। तो चलिए किसी का कुछ और आंसर है, 0.5 0.5। चलिए आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जितने ये मॉलिक्यूल जितने मोल प्रेजेंट होगा और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 + 12 यानी 60 ग्राम आएगा। ठीक है, ये आपका है इसका मोलर मास। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO32
माइनस कितना आएगा 30/60 दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल। ये आपसे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अभी इसके नंबर ऑफ मोल्स आए, अभी इलेक्ट्रॉन पे नहीं आया है। अभी इलेक्ट्रॉन आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे उससे, तब आपका आंसर आएगा। तो CO3 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 8 3 के 24 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लगा हुआ है, टोटल कितने हो गए 32। यानी टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1/2। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32, दैट मींस 60 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इस पार्ट में किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को डाउट है? चलिए सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of proton in 190 gram of PO4 3 माइनस। अब इसका आंसर सब लोग सही दीजिएगा, सोच विचार के ठीक से सॉल्व करके आंसर सही दीजिएगा सभी लोग। बेटा किसी का आंसर अभी तक नहीं आया? थर्टी मोल।
0.1 मोल। चलिए 1 बाय 1 करके आंसर पूछना शुरू करते हैं। आप में से किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। चलिए आप लोग ये बताइए PO4 3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, सब लोग जल्दी आंसर दीजिएगा फास्ट। PO4 3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 48। 40। अरे इसमें भी डिफरेंस है, क्या आ रहा है? ये भगवान, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 48 इसमें। हाँ 48। 16 प्रोटॉन आपके फास्फोरस में है और 32 प्रोटॉन आपके ऑक्सीजन में है। 48 ठीक है। चलिए अब ये बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है PO4 3 माइनस का? PO4 3 माइनस का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। बेटा अभी देखिए किसी ने मॉलिक्यूलर वेट 1। बेटा प्रशांत कौन सी मैथ लगाई जो 126 आया? बेटा S3PO4 का टोटल द वेट 98 होता है। PO4 3 माइनस का 126 कैसे हो जाएगा? जल्दी रिप्लाई कीजिए। PO4 3 माइनस का 95 का मोलर मास कितना आएगा? 95। अब ये बताइए 190 ग्राम में टोटल मोल्स ऑफ PO4 माइनस 3 कितने परसेंट होंगे? 190 ग्राम में टोटल मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस कितने आएंगे? वन 90/95 यानी आंसर आएगा 2 मोल। यानी 190 ग्राम में PO4 3 माइनस कितना है? 2 मोल है। ठीक है 832। ये आपके क्या हो गया? सॉरी 47 आएगा, 48 नहीं आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 47 आएगा, 48 नहीं आएगा। 15 फास्फोरस का और 32 आपके ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 47। अब ये बताइए एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है? उसका नेक्स्ट पार्ट का आंसर मुझे सबका सही चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मैंने किया गया है। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 47। कितने में?
एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, दैट मीन्स एक मोल मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? 47 मोल ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? 47। अगर हमने एक मोल मॉलिक्यूल ले लिया तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? प्रोटॉन होंगे 47 मोल प्रोटॉन होंगे। हमने कितना मोल लिया है? 2 मोल लिया है, यानी एक मोल में कितने? 47, यानी 1 मोल ऑफ PO4 3 माइनस कंटेन 47 मोल ऑफ प्रोटॉन। That means 2 mole of PO4 minus 3 कितना रखेगा? 47 multiplied by 2, that is equal to 94 mole of proton. चलिए नोट कर लिया सबने, आगे चले। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आप में SS22 से कौन कौन बैच है? दोबारा से अपना नाम बताइएगा। SS22 सेकेंड बैच से कौन कौन है? SS प्रदीप, सोनिया आप भी SS22 सेकेंड बैच से हो? अच्छा आप नहीं हो, ठीक है। और कौन है SS22 सेकेंड बैच से? और कोई नहीं, ठीक है। और न्यू एडमिशन भी कोई है आज? इसका आज फर्स्ट लेक्चर है। नहीं है, यानी बाकी बच्चे आपके SS21 से हैं। ये प्रदीप क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं फिर भाई? प्रदीप उपाध्याय आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? शर्मा रहा है तो फिर मैं भी टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ लूंगा, फिर क्या करेगा? शर्माता रह जाएगा। मुझे पूछना है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट का लेक्चर देखा है या नहीं देखा, वीडियो लेक्चर? अगर देखा हो तो फिर मैं एक दो क्वेश्चन करा के फिर मैं टॉपिक को आगे ले चलूँ। बच्चे हैं प्रदीप उपाध्याय, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यस सर। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इतनी देर से मैं आपको बुला करके पूछ रहा हूँ कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। आपने लिमिटिंग रीजन का लेक्चर देखा है, वीडियो लेक्चर? लिमिटिंग रीजन का लेक्चर देखा है, वीडियो लेक्चर आपने? नहीं देखा सर। नहीं देखा है, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ाना। लिमिटिंग रीजन आपने नहीं पढ़ा हुआ है कुछ भी? नहीं पढ़ा सर। ठीक है, तो रिप्लाई क्या कीजिए ना, माइक अनम्यूट करके तो गला पढ़वाते रहते हो। ठीक है, नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा है सर, तूफान आ रहा है सर गांव में। ठीक
एक ओवरव्यू देता हूँ, अपने जनरल लैंग्वेज में बताऊंगा लिमिटिंग डेफिनेशन वगैरह आदि मैंने पढ़ा रखी है। आप जो SS21 का नोट सर से फोटो मंगा लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो थियोरेटिकली एक कॉपी के लिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे सिंपल लैंग्वेज में। देखिए लिमिटिंग एजेंट को शॉर्ट में एलआर लिखते हैं, कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास N2 है, इसकी रिएक्शन हुई है हाइड्रोजन गैस के साथ में, कन्वर्ट किसमें हुआ है 2NH3 गैस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का सिंबल है, ये जो एरो लगा हुआ है दैट मींस ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास ये 3 मोल है और ये 5 मोल है, ठीक है। तो देखिए आपने तो आपको मोल मोल रिलेशन तो बताया ही, थोड़ी अभी लिमिटिंग एजेंट पे नहीं आते, अभी मोल मोल रिलेशन का। एक मिनट रुकिएगा। चलिए लिमिटिंग एजेंट लाने से पहले कुछ हम आपका बेसिक और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये काफी पुराने लॉ है, ठीक है। इस लॉ का यूज किया जाता है आपके बताने के लिए कि आपका केमिकल रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होगा, किस टाइप से फॉरवर्ड होगा, एटम के साथ रिएक्शन में क्या होगा, उनके मास के साथ क्या होगा, उनका मोल और मास में मोल और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होगा, ये सारा आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताएगा, ठीक है। टोटल 5 से 6 टाइप के लॉ हैं, ठीक। सबसे पहला आपका लॉ है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब प्रदीप आपने ये बताया, आप ये बताइए आपने ये लॉ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। अच्छा, इसके 5 6 लॉ सारे आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपने मोल मोल रिलेशन पढ़ा है? नो सर। लास्ट आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 5 6 लॉ ये पूरे पढ़ लिए हैं, हाँ सर। ठीक है। एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये सब नहीं पढ़ा सर, मैंने 2 लेक्चर लिए थे केवल सर। 2 लेक्चर लिए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो SS22 सेकंड बैच में आपने लेक्चर लिए होंगे ना? हाँ सर, एक तो कल लिया था, हाँ एक उससे पहले और लिया था, बुधवार को शायद। ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने कहाँ पढ़ा? पहले वैसे पढ़ रखा है सर मैंने, पहला वाला ही पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, और नहीं पढ़े। और नहीं पढ़ा, चलिए ठीक है, मैं बता दूँ।
देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर इधर हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और फाइनल में कंपाउंड आपका H2O बना हुआ है, गैस लिक्विड किसी में भी हो सकता है, डजंट मैटर, लिक्विड मैंने बना दिया सपोज, ठीक है। तो इसका ये लॉ है कि जितना आपके लेफ्ट में मास रहेगा उतना ही का टोटल मास आपके राइट में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का इधर मास कितना है 2, ठीक है, 2 ग्राम हमने इधर लिया है। ऑक्सीजन इधर हमने कितना लिया, O2 का मास कितना होता है 32, हाफ मोल लेने का मतलब कितना मास हमने लिया 16 ग्राम। जितना मास हमारा रिएक्टेंट में वो सारा मास हमारा किसमें आना चाहिए, प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो आप यहाँ से निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम यानी कितना आएगा 18 ग्राम। ये आपका कहता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जितना आपके रिएक्टेंट में है टोटल मास वो उतना सारा मास आपका प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। अब आपके सेकेंड लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा, आप इन लॉ को आप थ्योरेटिकली देख लीजिएगा, मैं सारे लॉ समझा दे रहा हूँ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जैसे आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप H2O मॉलिक्यूल कहीं से भी कलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, एक बार थोड़ा मैं बोल रहा, ये स्टेट क्या करता है, a chemical compound irrespective of the source it is obtained from, ठीक है। इसका सोर्स कुछ भी हो, मतलब वाटर जैसे आपके पास है सपोज, ठीक है, अगर आपने वाटर टैप से लिया है, आपने सपोज ये नदी से लिया है, या फिर आपने समुद्र से लिया है, या फिर आपने किसी टैप वाले पानी लिया है वाटर टैप का, ठीक है, आप कहीं से लीजिए वाटर, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में निकला हो, ठीक है, कहीं से भी वाटर निकला हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है H2O, दैट मींस जो इनके मास का प्रोपोर्शन है, मास का प्रोपोर्शन का मतलब H2 का मास कितना आया 2, ऑक्सीजन का मास कितना आया 16, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:8, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दैट मींस आपका सोर्स बदलने से मॉलिक्यूल में जो मास का रेशियो है वो नहीं बदलेगा, ये आपका कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड आपका लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड लॉ आपका क्या कहता है कि जैसे आपके पास सपोज किसी एक नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन अगर मान ले सपोज हमने 28 ग्राम लिया या फिर कह लेते हैं N2 लिया हमने, ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ 16 ग्राम, और ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन 48 ग्राम के साथ, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक एटम या एक का मास फिक्स रखते हैं, जैसे हमने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया है, ठीक है, एक का मास हमने फिक्स रखा है, बाकी 2 के मास हमने वेरी किए हैं। तो जिसका मास हमने वेरी किया है उनका अगर रेशियो निकालेंगे तो सिंपल रेशियो आता है, दैट मींस आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 48, दैट इज 1:2, ठीक है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब
आपका एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखिए, दूसरे एलिमेंट का मास वेरी करते रहिए। तो जो दूसरे एलिमेंट का मास वेरी करेंगे उनका रेशियो जो आएगा वो एक होल नंबर का रेशियो आता है, कह लीजिए सिंपल नंबर का रेशियो आता है। एक और एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल और ले देता हूं। जैसे आपके पास है, सर हाँ जी, सर हाँ सर बोलो। वो प्रदीप सर, जिस बच्चे के लिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो तो मीटिंग ही छोड़ के भाग गया, प्रदीप। अच्छा छोड़ गए हो, हाँ चलिए जाने दीजिए। फिर मैं आप सभी लोग ऐसे 21 फर्स्ट बैच के हैं, एक बच्चा शायद, सभी लोग फर्स्ट बैच के ही है ना? यस सर। ठीक है, फिर मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ। बताइए आपका लास्ट बैच टॉपिक मैंने क्या कराया था? सर क्वेश्चंस चल रहे थे। वो शायद CO2 वाला और CO वाला मैं एक एग्जांपल करवा रहा था आई थिंक। ये लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैं वो दो एलिमेंट जो कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे थे उनके एग्जांपल करा रहा था। ठीक है, चलिए वहीं से आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप दो टाइम खराब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन of the product mixture if 96 gram O2 reacts with, हमारा A पार्ट है 84 ग्राम कार्बन, B पार्ट है 24 ग्राम कार्बन, C पार्ट है आपका 48 ग्राम कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम A पार्ट पे आते हैं। देखिए कल मैं आपको यही पढ़ा रहा था ना? सर कल की क्लास तो ली नहीं थी, प्रेम सर ने मना कर दिया था। क्या हुआ था बेटा? प्रेम सर ने बोला था कि SS22 में अब आपको मतलब अभी हमको क्लास नहीं लेनी। अच्छा, तो कल आपने SS22 फर्स्ट सेमेस्टर क्लास नहीं ली थी? नो सर। अच्छा फिर ठीक है, चलिए फिर मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है ना? ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। यस ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं आपको पहले टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ।
उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। तो SS22 का आप में से कोई एक लोग बताए। बोला था कि अगर आप, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा दूंगा इसको। ये टॉपिक क्या है, कल मैंने इतना सही पढ़ाया था, हमको ज्यादा नहीं पढ़ाया था, तो कल की क्लास थी, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये पार्ट है क्या और इसमें हमें करना क्या है। ठीक है डन, चलिए देखिए ये पार्ट एग्जैक्टली है क्या। व्हेन टू एलिमेंट react to form react to form two or more than two compounds, ठीक है। तो जनरली हम अभी टू के लिए केवल करेंगे, मोर देन टू के लिए नहीं करेंगे। हम सिर्फ टू को दो कंपाउंड के लिए करेंगे कि एक रिएक्शन हो उसमें दो कंपाउंड बन रहे हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमने H2 प्लस O2 का रिएक्शन कराया, एक ही कंटेनर में करा रहे हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही कंटेनर में अगर हमने H2 और O2 का रिएक्शन कराया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट बनने की, सेम टेम्परेचर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एक बन सकता है हमारे पास H2O, ठीक है, और क्या बन सकता है हमारे पास H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये दोनों का अमाउंट डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इन दोनों के अमाउंट के ऊपर, ठीक है। H2 और O2 का अमाउंट अगर चेंज करोगे तो H2O बनेगा, अगर पर्टिकुलर रेशियो में रहा H2 और O2 अमाउंट बन दोगे तो H2O2 बनेगा, और कहीं बीच का अगर अमाउंट रखोगे तो ये भी बनेगा ये भी बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है, जैसे हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करोगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है। तो आपको अमाउंट से कंटेंट निकालना है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट हम बदलेंगे, देखिए आपका सब में हमने कार्बन का अमाउंट चेंज किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन था, तो कार्बन का अमाउंट बदलोगे तो दोनों के मोल रेशियो बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट बदल जाएंगे, ठीक है। वो किस अमाउंट में कैसे आएगा ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया, आगे चले एक एग्जांपल और करें। देखिए इसी टाइप से अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन कराइए, N2 के साथ H2 की रिएक्शन कराइए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, NH3 बन जाएगा या फिर N2H2 बन जाएगा, दोनों पॉसिबल है। इसके अलावा फास्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए, तो सेम रिएक्शन में PCl3 भी बनता है, सेम रिएक्शन में आपका PCl5 भी बनता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड से अलग अलग हम देखेंगे किस टाइप से कंपाउंड हमारा बनेगा, दोनों मेथड पढ़ेंगे और दोनों मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो मेथड इजी लगेगा उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया बेटा, आगे चले। मेथड सीखे क्या क्या है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने आगे क्वेश्चन नोट कर लिया था। चलिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कार्बन और ऑक्सीजन था, ठीक है।
फर्स्ट मेथड हमारा ये कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम सेपरेटली रिएक्शन मानेंगे, मतलब C प्लस हाफ O2 क्या मिलकर के देगा CO, और C प्लस O2 क्या मिलके देगा हमारे पास CO2। ठीक है, अब दोनों का मोल रेशियो क्या है? मोल रेशियो का मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है, जितने मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड हो। रेशियो क्या आ रहा है 1:0.5, इसमें रेशियो क्या आ रहा है 1:1। ये मोल रेशियो है आपका। ठीक है, ये हमने जानबूझ के 1 रखा हुआ है। ये कार्बन नहीं थी, ये रेशियो 2:1 भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हाफ है तो 1/2 करोगे तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। केस फर्स्ट है हमारा, if for 1 mole of carbon moles of O2 is less than equal to 0.5, then only first reaction will proceed. ठीक है, और इस केस में आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ये 0 नहीं लिखा है, ये ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, दूसरा केस है हमारा, ये जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिखा है इसको लिखा है फर्स्ट रिएक्शन, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है और ये हमारी सेकेंड रिएक्शन है। बेटा जिसको जिस पॉइंट में नहीं समझ में आएगा रोक करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब केस सेकेंड हमारा क्या है? इफ फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 1, यहाँ देखो इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने, इज ग्रेटर देन 1, then only second reaction will proceed. ठीक है, मतलब फर्स्ट केस में हमने क्या किया है कि हमारे कॉम्बिनेशन में क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। ठीक है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आप लिख लीजिएगा, इसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन होगा। अगर किसी को ऐसे थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। चलिए नोट कर लिया सबने? चलिए ठीक है, अब थर्ड केस पे आते हैं। केस 3 हमारा क्या है? इफ फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन moles of O2 is less greater than equal to 0.5 and less than equal to 1. ठीक है, that means इस केस में क्या होगा? both reaction will proceed.
दोनों रिएक्शन चलेगी, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, वो CO प्लस CO2 का मिक्सचर आएगा। पहली बात, इससे पहले हमारा क्या हो रहा था, जो फर्स्ट केस था उसमें सिर्फ प्रोडक्ट में CO आ रहा था और सेकेंड केस में हमारे पास सिर्फ CO2 आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या आएगा, CO और CO2 दोनों बनेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास दो अलग अलग थे, एक में ऑक्सीजन था एक में कार्बन था। इसमें आपके पास कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब जितना कार्बन और ऑक्सीजन है सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इसे। फर्स्ट रिएक्शन विल प्रोसीड इन सेकंड केस। बेटा प्रोसीड तो होता है, अभी मैं सेकंड मेथड बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या करवाना चाह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हुआ और वो केवल हो गया, वो नहीं हुआ केवल ये हो गया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, आपको ये निकालना है कि आपके पास मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड बना या CO2 बना है। ठीक है, प्रोसीड तो दोनों के दोनों होते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना। चलिए अभी मैं सेकंड मेथड बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो चलिए नोट कर लिया सबने। ठीक है, अब आते हैं मेथड सेकंड में। आपके मेथड सेकंड में हम क्या मानते हैं कि जो मैंने रिएक्शन अलग अलग मानी थी, ठीक है, उसको हम एक सीक्वेंशियल रिएक्शन मान लेते हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब एक बार जो रिएक्शन होगी उसका जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट दूसरी वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन क्या करेगा, CO2। हमें नहीं पता हमारे रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है सेकंड वाला, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर हमसे पूछा जाए रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास CO बच रहा है, CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, कार्बन हमारे पास जितना था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, CO बना दिया। अब जितना CO था रिएक्टेंट में बना है या प्रोडक्ट में बना है, वो सारा का सारा CO हमने यहाँ यूज कर लिया। O2 के साथ रिएक्शन कराया, बचे O2 के साथ फॉर्म किया हुआ है CO2। ठीक है, बस आप ये रिएक्शन नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन पे क्या करना है। ये आपको क्वेश्चन में ही समझ में आएगा कि इस मेथड को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, सो नोट कर लिया होगा सबने, आई थिंक सिंपल दो इक्वेशन लिखी है, बस यहाँ लिख लीजिएगा, आप सीक्वेंशियल रिएक्शन कंसीडर कीजिए, साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका पहला ए पार्ट क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास मोल ऑफ O2 कितना है, 3 मोल है। क्वेश्चन में पढ़िएगा 96 ग्राम ऑफ O2 लिखा हुआ है। ठीक है, 96 ग्राम ऑफ O2 का मतलब 3 मोल O2 हो गया, ये हमारे पास फिक्स है, इसको हमने नहीं बताया। चलिए अब ए पार्ट आपका क्या कहता है, फर्स्ट मेथड से हम करते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या कहता है, कितने ग्राम कार्बन था ए पार्ट, बेटा बता रहा, ए पार्ट में कितने ग्राम कार्बन, बेटा ए पार्ट में मैंने कितने ग्राम कार्बन लिया था, बारह ग्राम लिया था ए पार्ट में। जो मैंने क्वेश्चन लिखाया था उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने कितने ग्राम कार्बन लिया था, 83। गधे ही हो बिल्कुल, देख के नहीं बता सकते कितने ग्राम लिया था। चलिए 84 ग्राम लिया था हमने कार्बन। 84 ग्राम कार्बन का मतलब कितने मोल ऑफ कार्बन हो गए, 7 मोल ऑफ कार्बन हो गए।
ठीक है, 7 मोल कार्बन हो गए। अब हमसे पहले केस में, अब केस फर्स्ट क्या हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 with respect to unit carbon। हमें ये करना था क्योंकि हमारे पास रिएक्शन क्या थी, एक C प्लस हाफ O2 थी, ये क्या बनाएगी CO, और एक C प्लस O2 थी, ये क्या बना रही थी CO2। ठीक है, देखिए हमारे पास 7 मोल कार्बन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी 1 मोल कार्बन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन आएगा, दैट इज 3/7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 0.4, 2 7 दूनी 14। देखिए अब ये जो वैल्यू आई है, ये आपकी आई है मोल्स ऑफ O2 पर मोल ऑफ कार्बन। मतलब 1 मोल कार्बन के लिए हमारे पास O2 कितना प्रेजेंट है, 0.42, यानी हमारे पास जो मोल्स ऑफ O2 है वो लेस देन 0.5 है। बेटा ये जो मैंने प्रोसीजर किया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये मैंने जो किया है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, ये मैं किया क्या मैंने ये टोटल, सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ O2 क्या है, 0.5 से कम है। ठीक है, यानी रिएक्शन हमारी कौन सी प्रोसीड होगी, फर्स्ट वाली, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। यहां तक सबने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। डन, ठीक है। ठीक, अब रिएक्शन लिखिए, आपके साथ हुआ क्या क्या है, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। ठीक है, आपके पास ये 7 है, ये 3 मोल है, अब हमसे कहा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के बाद कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। अगर इसके आधे मोल से ये CO कितना बन रहा है, 1 मोल, दैट मींस इसके 3 मोल से CO कितना बना होगा, 6 मोल। ठीक, पहला पार्ट आपका थोड़ा कंप्लीट हुआ। आपसे दूसरा, आपसे एग्जैक्टली पूछा गया है फाइनल कंपोजिशन जो बचा हुआ है उस मिक्सचर में क्या क्या है। 6 मोल हमारे पास CO है, लेकिन ये भी तो देखो कार्बन भी तो बचा होगा, 7 मोल हमारे पास कार्बन था। अब ये बताइए 1 मोल कार्बन के लिए कितना मोल O2 चाहिए, आधा मोल O2 चाहिए, या फिर हाफ मोल O2 के लिए कितना कार्बन चाहिए, 1 मोल चाहिए। 3 मोल के लिए कितना यूज हुआ होगा, 6 मोल ऑफ कार्बन यूज हुआ होगा। यानी हमारे पास एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है, 7 में से 6 यूज हो गया, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास बचा रह गया। तो फाइनल कंपोजिशन अगर आपसे पूछेगा इस मिक्सचर का, कि फाइनल कंपोजिशन हमारे पास क्या है, मतलब रिएक्शन के बाद क्या क्या कितना अमाउंट में बना और बचा है, तो फाइनल कंपोजिशन कार्बन प्लस CO, ये कितना है, 1 मोल है, और CO कितना हमारे पास, 6 मोल।
चलिए नोट कर लिया बेटा सबने, आगे चले। ठीक है, अब हम अपने बी पार्ट को करते हैं। ये ए पार्ट हो गया था, चलिए इसको पहले मेथड सेकेंड से कर लेते हैं। ए पार्ट ये आपका सेकेंड मेथड से कैसे होगा। इसी पार्ट के लिए अगर आपने मेथड सेकेंड लगाया तो अब रिएक्शन को सीरीज रिएक्शन या सीक्वेंशियल रिएक्शन मान लिया आपने कि कार्बन था प्लस हाफ O2, इससे क्या बना था CO। हमें कुछ नहीं पता कौन कितने अमाउंट में क्या है, हमें बस ये पता है कि ये 7 मोल हमने ये लिया था, 6 मोल हमने ये लिया है। ठीक है, अब इसको रेशियो से अगर देखेंगे, इसके 7 मोल के लिए कितना चाहिए था रिक्वायर्ड, हमारे पास 14। दैट मींस ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास कौन सी प्रोसीड होती है, CO प्लस हाफ O2, इट गिव्स CO2। ठीक है, तो यहाँ जो CO बनेगा वो दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। 6 मोल हमारे पास ऑक्सीजन था, लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट मींस खत्म हो गया। इसमें से आप रिएक्शन कराओ, 6 मोल, इसके 6 मोल था कितना, सॉरी 3 मोल था। ठीक है, 3 मोल था। अब इसके 3 मोल से कितना बनेगा हमारे पास में, 6 मोल। कार्बन कितना बचा हमारे पास, 1 मोल। ठीक, अब सीक्वेंशियल रिएक्शन है, यानी जो ये 6 मोल बना है ये किसके साथ रिएक्शन करना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास ऑक्सीजन तो रिएक्शन में बचा ही नहीं है, सारा का सारा तो खत्म हो गया। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन आप प्रोसीड मत कराओ, सीधा पहले रिएक्शन में जो बना है यही आंसर है। ये हमारा सेकेंड मेथड था। मैंने क्या किया समझ में आया, पहले हमने कुछ भी नहीं निकाला, रेशियो वगैरह कुछ नहीं निकाला आपने, सिंपल मैंने रिएक्शन लिखी सिक्वेंशियल वाली दोनों। ठीक है, कार्बन के 7 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल, फाइनल हमने बनाया CO। डन। उसके बाद हमने एक लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन कराई, CO बन गया। दूसरी रिएक्शन तो तब होगी ना जब हमारे पास ऑक्सीजन बचेगा। अब ऑक्सीजन जितना था सारा का सारा यहाँ यूज हो गया, यहाँ ऑक्सीजन बचा ही नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे जाएगी, तो ऊपर वाली केवल रिएक्शन कंप्लीट होगी और आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग फाइनल कंपोजिशन आएगा। देखिए बेटा एक चीज कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। हमने किया क्या है कि अपनी क्वेश्चन है क्या कि एक कंटेनर लिया है, उसमें कार्बन के मोल्स डाल दिए हैं और ऑक्सीजन के मोल डाल के हमने उस कंटेनर को बंद कर दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि इस कंटेनर में फाइनल कंपोजिशन में क्या क्या बनेगा और क्या बचेगा, फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दोनों के ऊपर डिपेंड होगा कि हमारे पास कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा या दोनों का मिक्सचर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना अमाउंट दे करके बंद किया वो अमाउंट हमारे पास फिक्स हो गया, हम बाहर से कुछ और ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा CO जितना बना है इसको किसी और हाफ मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करा के आप रिएक्शन कंप्लीट कराइए, ऐसा नहीं करना है। हमें फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देकर के कंटेनर में आप उसे पैक कर सर। ठीक है, हाँ जी सर, फिनिश कर दें सर यहीं पर। ठीक है सर, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको थोड़ा सा, अब बाकी 2 पार्ट आप लोग ट्राई करके आइएगा। ओके, थैंक यू।